स्वागत एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट अभी आया, उससे शुरुआत करते हैं। आइए आप एक नए सिरे से खबरों की। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान जल्द खत्म होगा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसी पाकिस्तान की, और कोई अराजक राष्ट्र कोई भी बहुत जल्द शीघ्र समाप्त हो जाता है। तो सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान पाकिस्तान पर। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था, निस्सरहीन करो मैं मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान पर ऐसा नहीं, पहले भी बोले हैं, अब वो कह रहे हैं कि अराजक राष्ट्र जो है जब वो जीवित ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, और ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुकी है। और पाकिस्तान अंदर जितना अराजक है, बाहर से हमारे लिए तो उतना ही ज्यादा घातक भी। कोशिश तो वो करता ही है नुकसान पहुंचाने की, और इन दिनों लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मेहरबानी है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा इस रास्ते जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो योगी जी की बात जरा एक बार इस पर चर्चा कर लें, अराजकता और किसी राष्ट्र का भविष्य। त्रिपाठी जी बोलिए पहले। नहीं, देखिए, एक तो मैं तो इससे भी सहमत नहीं हूँ कि उसको हम लोग राष्ट्र कहें। वो एक जिन्ना का पागलपन था। निजी महत्वाकांक्षा के लिए एक निजी रियासत उसको तैयार करनी थी, और वो एक इस्लामिक रियासत उसने तैयार कर ली। इस्लामिक रियासत मतलब सूबेदार होंगे, सूबेदार जब होंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, और वो झगड़ा हमको दिखता है। अराजकता इस हद तक वहां रहती है कि कुछ जगहों को तो छोड़ दें तो वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रशासन नहीं है। अलग अलग देखें आप, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, एक पंजाब छोड़ दें तो कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि देश के तौर पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर हम कहते हैं जब इतना बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा और पीछे जाना चाहिए। जब भारतवर्ष की जो पहचान है उसके भीतर आप कुछ भी करेंगे तो आपको आज नहीं कल तो भारत से ही मिलना है। और मेरा ये मानना है, लौ तेज फड़फड़ा रही है, ये बुझने का समय है पाकिस्तान का। इसमें कहीं कितने दिन तक अमेरिका या चीन तेल डालता रहेगा भाई, वो चलने वाला नहीं है। अराजकता की स्थिति तो वहां ये हो गई है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान आया अभी 3-4 साल पहले, जब तो पाकिस्तान बहुत खुश था। इनके नेता सबसे पहले वहां पहुंचे, इनके आईएसआई के चीफ वगैरह सब वहां पर गए थे। इस वक्त जो ताजा बयान आ रहे हैं अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री, और वो मौलाना क्या सर, जिसने बनाया था तालिबान, उमर उसका बेटा है इस वक्त मौजूदा तालिबान सरकार का रक्षा मंत्री। और पाकिस्तान चूंकि ये इल्जाम लगाता रहता है कि ये हमारा जो ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए के लोग हैं, इनके कैंप उधर अफगानिस्तान में लगे हैं, वहां से आके यहाँ हमले करते हैं। सोचिए ये पाकिस्तान के दिन आ गए
तालिबान और मुल्ला उमर का बेटा बता रहा है, ये कह रहा है पाकिस्तान के लिए कि अगर तुमसे अपने घर के अंदर अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही, अगर आतंकवादी मान लो हमारी सीमा पार करके भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहरों में जाकर के लोगों को मार रहे हैं, तो तुम्हारा फेलियर है। ये देखना तुमको है, हमारा काम नहीं है ये देखना। तो योगी जी ने जो बात बोली उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं जिस पर सहमति नहीं हो। अराजक राष्ट्र तो है ही वो पाकिस्तान, अराजक देश है ही, और अराजकता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है कि वो उनके खुद के भी बस में नहीं रहे। जैसे तालिबान के साथ भी रिश्ते को लेकर, तालिबान के साथ तो उनका एक बेहतर रिश्ता रहा है, और जिस तरह से अभी घटना आप देख लीजिए जो चाइना की घटना को, कि चाइना में पाकिस्तान के चीफ जो हैं प्रधानमंत्री जी शहबाज शरीफ वहाँ गए हुए हैं, और उस दौरान ही वो आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा अराजक राष्ट्र में ही हो सकता है। सही बात है, क्योंकि जब स्टेट हेड जब वहाँ पर हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो अराजकता वहाँ पर इस लेवल पर है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं। मतलब प्रधानमंत्री जी हैं ये शायद केवल उनको पता है, शहबाज शरीफ साहब को, बाकी तो कोई उनको मान नहीं रहा देश में किस तरह से हो रहा है। और अपने दम पर वो कुछ नहीं कर रहा, कभी अमेरिका उनको वरदहस्त कर देता है, कभी चाइना उनको कर देता है, तो उन दोनों चीज़ों के साथ वो कितने समय तक चल पाएगा। लेकिन वो अराजकता वहाँ पर तो पैदा जब से हुआ है, पाकिस्तान जब से बना तब से चल रही है। देश खत्म होना तो एक अलग चीज होती है कि कैसे खत्म होगा, नहीं होगा, अराजकता खत्म नहीं हो रही, अराजकता वहां पर खत्म नहीं होने वाली है। ठीक, अगली खबर आपको बता रहा हूं, ये दो खबरें रिलेटेड नहीं है, आप इसको जोड़िएगा मत। ये खबर पहले दिखाने वाले थे आपको, योगी जी का बयान आया तो इसलिए दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है, और उस पीडीए में जो ए है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। इस लिहाज से 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। कल अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मौलानाओं से मुलाकात की, और इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है और 2027 के अंदर बीजेपी की हार तय है। मैं आपको वो एग्जैक्टली जो उनका मिलने का जो कारण था वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो मुलाकात हुई है, कुछ खास जिलों की ये मुलाकात थी, और इसमें समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता इन मौलानाओं को लेकर के गए थे। इसमें अखिलेश यादव से जो लोग मिले उसमें खास तौर पर बिजनौर और नगीना, यूपी को जानने वाले लोग आपको बताएंगे ये मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, बहुत अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है। वहाँ के मजहबी रहनुमाओं का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव जी से मिला, ये समाजवादी पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। और अंत में जो आखिरी लाइन है वो ये थी कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग की आवाज़ को बुलंद करती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों और इंसाफ की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। बीजेपी का इस पर जवाब अगर आएगा तो यही आएगा कि यही कर सकते हैं अखिलेश यादव, और यही वोट उनको मिल सकता है। नहीं, ये भी तो जाहिर है, इसको हाईलाइट करेगी, तो उसको सूट करेगा इस तरह की मुलाकात के बारे में टिप्पणी करना। लेकिन अखिलेश यादव क्यों मिल रहे हैं, इसको जरा समझने वाली बात है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की रणनीति हुआ करती थी कि वो जो बड़े मौलाना थे ना, जैसे शाही मस्जिद अब्दुल्ला बुखारी जो उस वक्त जिनकी तूती बोलती थी, वो उनके पास नहीं जाते थे। अच्छा। वो स्थानीय जो मस्जिदों के इमाम और मौलाना होते थे जिलों के, उनको ज़्यादा विश्वास में लेके काम करते थे। और एक तरह से उन्होंने हर ज़िले में जो मस्जिदें और जो वहाँ की दरगाहें और जो मदरसे, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको उन्होंने इमदाद भी दी, मदद भी दी, और उनसे डायरेक्ट कनेक्ट था। अखिलेश उसी रणनीति पर चल रहे हैं, क्योंकि नदवा या दारुल उलूम देवबंद और ये आपकी जो और बाकी जो बड़े इदारे हैं जो मुसलमानों के, उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो बार्गेनिंग भी ज़्यादा करते हैं। ये जो लोकल मौलाना हैं, बिजनौर ज़िले के होंगे, तहसीलों के होंगे, इनकी मांग सीमित होती है। और दूसरा, इनकी बहुत मतलब पब्लिक कनेक्ट इनका ज़्यादा होता है। अच्छा। अपील वो करते हैं, लेकिन पब्लिक कनेक्ट उस अपील को ले जाने का काम इनका होता है। इसलिए अखिलेश वो डायरेक्ट कनेक्ट बना रहे हैं इनके साथ, जो मुलायम सिंह बनाया करते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है सीधे मिलने। मुझे ये भी बताया, जानकारी दी गई कि ये दोनों ही जिले मुस्लिम बहुल हैं। हाँ, लेकिन बिजनौर से आरएलडी जीती थी पिछली बार, चंदन चौहान, जैन चौधरी का अलायंस पहले ही हो गया था, और नगीना से जीते थे चंद्रशेखर रावण जी ने कहते हैं, खुद को ही कहते हैं रावण, तो वो आजाद भी लिखते हैं, रावण भी लिखते हैं जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी बेल्ट में भी नहीं, समस्या उनके सामने यहाँ पर दोनों जगह है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ उनका मुसलमानों के साथ दूसरा सपोर्ट बेस नहीं है जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, जो संभल से मुरादाबाद से शुरू हो जाता है, जो यादव वोट है या ओबीसी वोट है, वो यहाँ नहीं है, कम है, बहुत लिमिटेड है। तो ये एक समस्या आती है उनके सामने कि मुस्लिम्स के साथ दूसरा वोट कौन सा जोड़े।
इसीलिए वो अजीत सिंह से या जयंत चौधरी से अलायंस करते हैं कि जाट आ जाए। जब जयंत चौधरी उधर चले गए तो वो एकदम से वैक्यूम हो गया। एक बार सभी जरा इस पर त्रिपाठी जी की राय ले लूं। जी त्रिपाठी जी, इस पर क्या कहना नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की उसी विरासत को बढ़ा रहे हैं। और ये तो मान लीजिए इस तरह की बैठक है, 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे उसके तुरंत बाद किसी एक मित्र को इनका कार्यक्रम चाहिए था, तो इनके सिक्योरिटी वाले हुआ करते थे, एसके यादव, पता नहीं अब उनके साथ हैं कि नहीं, तो मैंने उनसे पूछा तो उनका पंडारा रोड आ जाइए। हम लोग दोपहर में गए, अखिलेश जी कहीं से आए थे और वो उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद आराम करने गए, थोड़ी देर बाद वो और डिम्पल दोनों ही नीचे आए। जो व्यक्ति मेरठ से आए थे वो मौलाना, मतलब किसी के उस पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मौलाना थे, वो ऐसे ही पाँव में एकदम बीवाई फटी हुई थी और बड़ा ऐसे ही गंदा सा कुर्ता पहने हुए आ रहे। अखिलेश नीचे उतरे, तुरंत उनको हाथ पकड़ा और अपने साथ सोफे पर बिठा लिया और उन्होंने कहा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के कुछ लोगों को हज जाना है, तो एक तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए, और किसी पता नहीं अब वो मदरसा था या किसी के लिए उन्होंने कुछ रकम मांगी, उन्होंने कहा तुरंत, तो यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करती थी एक लेडी जो है, उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये इनका है और मौलाना साहब दोबारा हमें फोन न करें इस काम के लिए, इस कारण के लिए काम हो ही जाए। तो अखिलेश यादव इस तरह से काम करते हैं, उनके पिता भी, और बार बार ये आरोप भी लगता है, लेकिन ये तो सच है ना कि मुसलमानों का इतना मजबूत वोट बैंक है, इसीलिए तो 19 वाले चुनाव में तो बाकायदा मुसलमानों ने कहा कि भैया वो यादव जी हरे कुल निकल गए, हम ही अकेले खड़ा रहे। तो मतलब आपको वो अपना स्ट्रांग जो होल्ड है उसको दुरुस्त करना है, वो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, और 2027 के पहले ये होना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर तीसरी बार हम सत्ता से बाहर गए तो जो भी परिवारवादी वंशवादी पार्टियां होती हैं उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई कैडर तो ऐसा होता नहीं। आइए आपको आज की एक और बड़ी खबर बताता हूं। बीजेपी अध्यक्ष कब चुना जाएगा ये तो अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले जोधपुर में एक ऐसी बैठक चल रही है जिससे सवाल फिर उठ गया। जो जोधपुर में आरएसएस की एक बड़ी बैठक हो रही है, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गए हुए हैं। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी और कयास लग रहे हैं कि इन 3 दिनों में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के शायद कोई अंतिम फैसला जो है वो हो जाए, और वो शायद पता भी चल जाए हमें। लेकिन अब वो अध्यक्ष कौन होगा, कहां से किस क्षेत्र से आने वाला होगा, किस जाति का होगा, ये सब फिलहाल नहीं कहा जा सकता। और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी होना है, उसके बाद संभावना है, बिहार चुनाव से पहले कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। इसके अलावा सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, भाषा, पहनावा, इसमें क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये सब एजेंडा में है इन 3 दिनों के। बाकी समीर जी आपको और डिटेल में बताएंगे। निश्चित रूप से 3 दिन की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और समन्वय बैठक है। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन की बैठक जो होती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है 32 संगठन शामिल है जो संघ से जुड़े हुए हैं। अब इसमें भारतीय किसान संघ भी है, भारतीय मजदूर संघ भी, स्वदेशी जागरण मंच रहेगा, विश्व हिंदू परिषद रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक अनुशासित संगठन समन्वय की बैठक में जाते हैं। तो नड्डा जी कल वहाँ पहुँच गए, 3 दिन बैठक में रहेंगे। अभी 3 दिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बौद्धिक हुआ था 26, 27, 28 को विज्ञान भवन में, उसमें मोहन जी ने बहुत बातों का जिक्र किया था। तो अब पूरे साल कैसे समन्वय होना है सब विषयों को लेकर, उस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में कैसे समन्वय होगा, चुनाव को लेकर जो संघ के अनुशासित संगठन है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय बनाएंगे, उस पर चर्चा होगी। सबसे बड़े जिस सवाल पे समन्वय होना उस पर होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, देखिए निश्चित रूप से नड्डा जी पार्टी का क्या मत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा, कब तय कर रही है पार्टी, ये जरूर फीडबैक देंगे। लेकिन नड्डा जी अध्यक्ष तय नहीं कर सकते, और संघ ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो उनकी एक्सपर्टाइज की फील्ड है, वो तय करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। लेकिन नड्डा जी अगर वहां गए तो ये जरूर बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या संघ की मदद चाहिए, उनको क्या मदद चाहते हैं वो बताएंगे। मोहन भागवत जी ने जो 3 दिन कहा था विज्ञान भवन में, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन खबर नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में तय है कि अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी तय कर नहीं सकते, लेकिन नड्डा जी जरूर बताएंगे। बिहार इलेक्शन से पहले उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, 9 सितंबर का, और उसके बाद मुझे 15 से 17 दिन बचेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 27-28 तारीख के करीब अधिसूचना जारी होगी बिहार चुनाव की। तो 15 दिन का समय है। तो क्या 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष तय करेगी? अगर अभी नहीं करेगी तो फिर बिहार चुनाव की अधिसूचना है, फिर अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव, फिर दिसंबर, तो फिर दिसंबर जनवरी तक अध्यक्ष का चुनाव लेट होगा। मुझे लग रहा है कि सितंबर में चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। अगर ये तय हो रहा होगा तो नड्डा जी निश्चित रूप से बता देंगे कि इसी महीने में हम अध्यक्ष तय कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली में बोल के गए संघ प्रमुख, जब ये सवाल हुआ कि भाई कोई मामला चल रहा है कि आपके और बीजेपी के बीच में, और इस बैठक
सबसे बड़ी बात है सर कि 2 अक्टूबर से लेकर जो शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है अगले साल के लिए, एक साल जो संघ पूरा कार्यक्रम कर रहा है उसको लेकर भी कोऑर्डिनेशन की बातचीत होगी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था टेक योर टाइम, और हमें करना होता तो इतना वक्त थोड़ी लगा। इतनी देर नहीं लगा। तो सर क्या आप ही दे दीजिए कोई खबर बीजेपी अध्यक्ष पर। मुझे पता है कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नड्डा जी अध्यक्ष हैं बीजेपी खबर के। ये है। खबर है ये, क्योंकि तमाम लोग रोज रोज कहते रहे नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नड्डा जी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अब उनके 6 महीने और बढ़ गए, एक्सटेंशन हो गया, साल भर हो गया। अब वो 6 साल पूरे बिना 2 टर्म लिए 6 साल अध्यक्ष बनने वाले वो अकेले अध्यक्ष हैं। और पार्टी के जो तमाम नियम कायदे सो कॉल्ड होते हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट, उसके बाद भी वो 1.5 साल से मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल कर वहाँ जा रहे हैं। इस बैठक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अध्यक्ष के नाम पर कोई मतलब फैसला होगा। चर्चा तो होती है जब समन्वय की बैठक हो रही है, कोऑर्डिनेशन के लिए वो गए हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन में एक काम तो एक अलग से बैठक की जा रही है, बिहार के चुनावों को आरएसएस अपने जिम्मे लेकर कैसे काम करेगा, कैसे काम करना है पार्टी के साथ मिलकर। हाँ, ये आपने अच्छी बात याद दिलाई। खबर ये देखी मैंने कि बिहार में कई हजार स्वयंसेवक 15,000 की 15,000। तो वो एक बड़ा काम होने वाला है। बाकी जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो। आरएसएस का सबसे पहला काम ही कोऑर्डिनेशन पर है, उनका जोर हमेशा कोऑर्डिनेशन पर रहता है। तो उस पर कैसे काम होगा। और जब सरसंघ चालक ने ये कह दिया कि भाई हमें करना होता है तो पहले ही कर दे, इतना देर नहीं लगती। तो उसमें दोनों चीज़ें कि भाई हम इसमें नहीं पढ़ रहे अब, और दूसरी अपनी जो अनहैप्पीनेस है वो भी उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन अब कितने समय में होगा, क्या होगा, क्या नहीं। लेकिन ये चुनाव वाली बात महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये इस पर बात होने लगी थी पब्लिकली ज्यादा जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, और तब ये बहुत क्रेडिट दिया गया कि आरएसएस के लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड जैसे काम किया, डोर टू डोर जैसा काम किया, उससे इन दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी के लिए एक माहौल बना। अब बिहार से भी ऐसी खबर है, ये मतलब स्वयंसेवक भेजे गए। ये क्रेडिट तो हम लोग देना, राहुल गांधी तो देते नहीं। महाराष्ट्र हरियाणा के लिए वो तो कुछ कहते हैं, कुछ और कारणों से जीती बीजेपी। तो हम लोग मानते हैं कि हाँ, संघ की मेहनत, संघ के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा निकला, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन ये बात सही, संघ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन करता जरूर है। और संघ चाहे कितना कहे कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम शुद्ध सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो विशुद्ध बिना बोले राजनीतिक संगठन है वो, कि जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए काम करता है। उसके स्वयंसेवक सभाएं करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए जीतने के सारे प्रयास जो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। इफेक्टिव भी होता है वो, इफेक्टिव होता है बिल्कुल। अगर बहुत ही माहौल खराब, जैसे कई बार नहीं भी हो पाता, 2015 में नहीं हो पाया क्योंकि माहौल ही दूसरा था, और हरियाणा और महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं भाई इफेक्टिव हो गया, उन्होंने उस चीज़ को किया। तो इसलिए बिहार भी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए जी। और जिस तरह महागठबंधन वहाँ सक्रिय हुआ है, खासकर एसआईआर और ये वोट अधिकार यात्रा के बाद, तो संघ को लगता है कि अब उसको काम करने की जरूरत है। और इसीलिए पार्टी के साथ तालमेल करके वहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 जो भी स्वयंसेवक उतारे जाएंगे संघ के, जाएंगे, काम करेंगे। और मुझे लगता है बिहार उनकी प्रायोरिटी में, बिहार के बाद बंगाल। खबर समीर जी ने बचा ली, वो आप हर्ष जी के पास तो है ना। हाँ, खबर हर्ष जी के पास होगी। हाँ, आप जल्दी से बता रहे हैं तो बताइए। नहीं तो नहीं, इस बैठक से तो सचमुच अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं। मतलब ये, इसको गंभीरता समझिए। इसका मतलब ये हुआ फिलहाल नड्डा जी ही अध्यक्ष हैं, और जब सरसंघ चालक ने कह दिया कि अगर हम तय करते तो इतनी देर लगती है, उसके बाद भी कोई डेट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अभी वो समय लेने वाले हैं। इस बैठक से कोई लेना कोई इसका इसमें होता भी नहीं, और नड्डा जी के उसमें नहीं है ना, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में। आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए एक राज्य जो चुनौती है उसकी बात अब करते हैं, वो है पश्चिम बंगाल। कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, तो कम देखने को मिलता है ऐसा कहीं भी। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर और बंगाल के श्रमिकों को बीजेपी के शासित राज्यों में परेशान किए जाने के आरोप को लेकर एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया था। सदन में 2 दिन की चर्चा होनी थी, लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे थे। जैसे ही ममता बनर्जी लेकिन बोलने के लिए खड़ी हुई तो वहां विधायक बीजेपी के वो सदन में आ गए और उनको भी नहीं बोलने दिया, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। लेकिन यह आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर नारे लगाने लगे। अब ममता बनर्जी नारे लगाने लगी, मोदी वोट चोर, मोदी चोर और बाकी बीजेपी चोर। ये अद्भुत तस्वीरें थी, शायद ऐसी तस्वीरें किसी ने पहले देखी हो। फिर इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी मैदान में आ गए, हंगामा करने लगे। फिर ममता बनर्जी चेयर को कहती हैं, इनको चुप कराइए, इनको बाहर निकालिए।
और चेयर मार्शल्स को बुलाते हैं, मतलब स्पीकर साहब मार्शल्स को बुलाते हैं और 2 विधायकों को, जो लोग नहीं खुद जाने के लिए तैयार थे, वैसे 2 विधायकों को वो टांग के कंधों पर अपने बाहर ले जाते हैं। फिर वो दोनों लोगों ने कहा हमको चोट भी लग गई, फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गए, वो अलग कहानी है। लेकिन ये सारा ड्रामा हुआ है, थोड़ा सा सुन लीजिए। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর, এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করার দল। এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস করার জন্য, অত্যাচার করার জন্য। স্যার, এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলার মানুষ একটা বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবে না। বাংলার উপর অত্যাচার করে সব কটা। इस पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, हालांकि वो हाउस में नहीं थे, वो सस्पेंड हो गए थे पहले ही, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस उनको बोलने से यहाँ तो रोक सकती है, लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो किया है वो उसकी माफ़ी नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, उन्होंने पूरे मोदी समाज का अपमान किया। इसलिए अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह, दिल्ली में भी ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज होंगे और ममता बनर्जी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है। अब इस पर लोगों ने कहीं, मैं देख रहा हूं, ये बीजेपी के राज्य में हो जाता तो हंगामा बरप जाता, जाने क्या हो जाता, लोकतंत्र फिर मर जाता। ममता जी चेयर को भी डिक्टेट करेंगी, ममता जी नारे भी लगाएंगी, लेकिन ममता जी हैं तो कुछ भी कर सकती है। सर, आमतौर पर मतलब वैसे तो सत्तारूढ़ दल का इस तरह से बिहेवियर होता ही नहीं कि सदन में हम लोग यही कहते हैं कि विपक्ष जो है वो लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री किसी तरह के नारे लगाएं, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। लेकिन ममता जी के साथ हैरानी की बात नहीं है। और फिर जब चुनाव आ गए हैं तो कोई भी चीज़ हैरानी नहीं है। हर क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र है और यहाँ से एक पूरा मैसेज वो अपने जो बंगाली है, क्योंकि अब देखिए नारे लगाने के अलावा उन्होंने सारा जोर बंगाली अस्मिता को लेकर दिया, तो वो इलेक्शन का पूरा वोट चोर भी बोला, वोट चोर भी बोला। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो सेशन ही था बंगालियों के हाँ, तो इस नाम पर। सर बताइए आप। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी स्टेज शेयर करने से मना करती है, प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर देती है। विधानसभा का सत्र सीएम ने बुलाया तो आप भाई विरोधी पक्ष के नेताओं को आप सत्र से बाहर मार्शल से भिजवा देते हो, और एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारे लगवाती कि भाई वोट चोर, गद्दी छोड़। इससे शर्मनाक मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में और देश के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। कोई विधायक करे तो मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या चाहती है? क्या विधानसभा के अंदर जो सड़क पर नारे लगाए जाते हैं वो संसद के और पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा के सत्र में वो लगवा रही है? क्या ममता बनर्जी ने इससे सत्र बुलवाया था कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करना चाहती थी? आपका भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, आप उसका सामना कीजिए। विपक्ष के नेता प्रश्न पूछेंगे, जवाब दीजिए। आपको नहीं देना है आप वहां पर मत बोलिए, लेकिन आप खुद लीड करके इस तरह से कर रहे हो। उसके बाद आपके विधायक पिटाई कर रहे हैं। एम्बुलेंस तक पार्लियामेंट सत्र में चली गई है अंदर, और शंकर जो घोष है वो घायल हो गए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो ये गुंडागर्दी जो सड़क पर होती है टीएमसी की, अब सदन के अंदर देखनी पड़ रही है। और ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो हम सड़क पर करते हैं वो हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और सड़क पर भी इसी तरह से हम गुंडागर्दी का प्रदर्शन करेंगे। वाकई हैरान करने वाला है।